हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है डीएसपी सर्कल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास का हिंदी जो कल एग्ज़ाम होने वाला है। आइए डिस्कस करते हैं। इससे क्वेश्चन आने वाला है, थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले खंड का में दिया हुआ गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से 5 तक के लिए उत्तर चयन कर सकते हैं। आइए सबसे पहले नंबर का गद्यांश पढ़ते हैं। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्य को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोस के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को ही पड़ोस की चाल देकर मधुमेह बनाते हैं। सब आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? तो देखिए दोस्त, यहाँ पर ऊपर में ही सबसे पहले लिखा हुआ है साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति दुनिया की असली क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, जनमत की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति दुनिया की असली क्या होता है? ताकत होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। पहला हो जाएगा ताकत होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था ताकत, असली ताकत होता है। देख रहे हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा। किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ से साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर में साहसी। अब क्वेश्चन नंबर 4। जनमत शब्द कौन सा समास है? ये तो है, तो जनमत शब्द तत्पुरुष समास है। ठीक है। अब अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीवन का काम है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ था, नीचे लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीवन का काम है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? साधारण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 फिर यहाँ पे दिया हुआ, प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर प्रश्न 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर पढ़ते हैं गद्यांश। हंस लो दो क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर क्रंदन है। किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता? सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता? खिलता फूल मलान हो जाता, हंसता रोता चमन है। कितने रोज चमकते तारे कितने रह रह गिर जाते हैं। हंसता शशि भी छिप जाता, जब सावन घन घिर आते हैं। उगता ढलता रहता सूरज, जिसका साक्षी नील गगन है। आसमान को छूने वाली वे ऊंची मीनारें, मिट्टी में मिल जाती है वे, छिन जाते हैं सभी सहारे। दूर तलक धरती की गाथा, मौन मुखर कहता कन कन है। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ेंगे दोस्त। हंस लो दो क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर क्या? ऊपर में ही लिखा हुआ था, देखिए
देखिए यहाँ पे लिखा था, हंस हंस लो दो क्षण, खुशी मिली वरना जीवन भर करंदन। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा, करंदन। अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, दूर तलक किसकी गाथा है। देखेंगे दूर तलक किसकी गाथा है। क्वेश्चन फिर से बात, यहाँ पे बोला दूर तलक किसकी गाथा है। तो पढ़ेंगे फिर से। यहाँ पर तो हो गया था हंस लो कर अंदर तक, किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता, सदा सर्वदा को इस दुनिया में किसने जीता, खिलता फूल मलान हो जाता, हंसता रोहता चमन हो जाता, कितने रोज चमकते तारे कितने रह रह गिर जाते, हंसता शशि भी छिप जाता जब सावन घिराते, उगता ढलता रहता सूरज जिसका साक्षी नील गगन है, आसमान को छूने वाली ऊंची ऊंची मीनारों मिट्टी में मिल जाते, अर्थात छिन जाते हैं सभी सहारे। अर्थात देखिए यहीं पर इस क्वेश्चन पूछा था, दूर तलक धरती की गाथा, तो यहाँ पे हो जाएगा सहारे दूर तलक की धरती गाथा। तो किसका गाथा यहाँ पर बोला था, और यहाँ पे बोला था ना दूर तलक की गाथा है, किसका है, धरती का है, ऑप्शन नंबर डी। अब नील गगन एक शब्द क्या होगा, तो नील गगन एक शब्द क्या होगा, वो तो वहाँ पे मिलेगा नहीं। तो नील गगन एक प्रकार का नीलांबर शब्द है। कैसा शब्द है, नील गगन एक प्रकार का नीलांबर शब्द है। अब खिलता फूल हो जाता है, क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, किधर गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, खिलता फूल मलान हो जाता। तो वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, खिलता फूल क्या हो जाता है, मलान हो जाता है। तो 9 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, मलान, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जब सावन घन घन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है। देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ था, देखिए देखिए हंसता शशि भी छिप जाता है जब सावन घन घिर जाते हैं, कौन छिप जाता है, शशि छिप जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर की क्या हो जाएगा, जब सावन घिर घिर जाता है तब कौन छिप जाता है, शशि, शशि छिप जाता है, ऑप्शन नंबर दूसरा। और फिर यह खंड ख व्याकरण है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। सो अकर्मक क्रिया तक ऑप्शन नंबर पहला क्या है, बच्चा खेल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 वह पुस्तक पढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 पिताजी रेडियो सुन रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 माँ भोजन बना रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बच्चा खेल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। देखिए दोस्त यहाँ पे पूछा था अकर्मक क्रिया, अब यहाँ पे पूछा है सकर्मक क्रिया। क्या पूछा है, सकर्मक क्रिया, उल्टा पूछ दिया। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मैं खेल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 2 है वह पढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 है वह रोटी खा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 है चिड़िया उड़ रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वह रोटी खा रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक, और दूसरा क्या होता है, पहला ऑप्शन नंबर पहला अध्यापक, ऑप्शन नंबर 2 आचार्य, ऑप्शन नंबर 3 हल्का, ऑप्शन नंबर 4 भारी। तो इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 आचार्य। निम्न में से कौन सा सफेद का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए श्याम, ऑप्शन नंबर 2 सफेद, ऑप्शन नंबर 3 सफेदी, ऑप्शन नंबर 4 उजला। तो इसका हो जाएगा सही आंसर क्या, श्याम। अगर दोस्त यहाँ पे पूछता सफेद का अनेकार्थी शब्द है, तो यहाँ देखिए तीनों हो जाता, सफेद भी हो जाता, सफेदी भी हो जाता, उजला भी हो जाता। सो ध्यान में देखते हुए
अब क्वेश्चन नंबर 15, आजीवन कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर पहला तत्पुरुष है, अविभाज्य समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है। तो 50 नंबर का हो जाएगा बी, अविभाज्य समास है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 16, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं या 5 होते हैं? तो इसका हो जाएगा सही आंसर 3। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन सा वाक्य है? सरल है, संयुक्त है, उपवाक्य है, मिश्र है? तो इसका हो जाएगा मिश्र है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन सा वाच्य है? पहला कर्तुवाची है, दूसरा कर्मवाची है, तीसरा भाववाची है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का हो जाएगा कर्मवाची है। क्या हो जाएगा दोस्त? कर्मवाची है। और क्वेश्चन नंबर 90, विद्यालय घर के खाली स्थान है, सही अवयव पद को चुनो। तो पहला निकट, पहला दूर, दूसरा दूर, तीसरा दूरी, चौथा सटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकट। विद्यालय घर के निकट है। अब क्वेश्चन नंबर 20, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 3, पहला 3, फिर दूसरा 4, फिर तीसरा 5, फिर चौथा 6। तो दोस्त इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। वहाँ पर भी पूछा था वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, वहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, वाच्य के भी, तो ध्यान में रखिएगा दोस्त। अब देखिए खंड ग में है, इसमें प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया फसल क्या है, अब फसल के बारे में पूरा लिख दिया है। ठीक है, और फसल और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदर्भी मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतरण है, कौन है? फसल है। रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। सो उपयुक्त, अब यहाँ पे देखिए हम 21 नंबर क्वेश्चन के, अब क्वेश्चन नंबर 21 नंबर बोलता है उपयुक्त गद्यांश के कवि कौन है? तो उपयुक्त गद्यांश के कवि कौन है? नागार्जुन है। अब क्वेश्चन नंबर 22, फसल किसका जादू है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ था, यहाँ पे बोला था नदियों के पानी का जादू है फसल। फसल किसका जादू है? नदियों के पानी का जादू है। तो देखिए यहाँ पे 22 का हो जाएगा नदियों के पानी का, ऑप्शन नंबर तीसरा। फसल, अब यहाँ पे पूछा फसल किसका गुणधर्म है? तो अब देखिए यहाँ पर ही फसल किसका गुणधर्म यहाँ पे लिखा हुआ था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भूरी काली सिंधली मिट्टी का गुणधर्म है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए भूरी काली संधली मिट्टी का गुणधर्म है। तो यहाँ पर मारेंगे क्या, टिक मारेंगे फसल किसका धर्म है? तो यहाँ तो भूरी काली मिट्टी था ये नहीं है, मतलब वहाँ 3 प्रकार की मिट्टी है, तो उसको बोलते हैं मिश्रित मिट्टी का। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा मिश्रित मिट्टी का। अब पूछा ने फसल किसका रूपांतरण है? देखिए अब यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ रूप, देखिए यहाँ पे रूपांतरण है सूरज, रूपांतरण है सूरज के किरणों का। किसका है रूपांतरण? सूरज के किरणों का। तो यहाँ पे क्या टिक मारेंगे, फसल किसका रूपांतरण है? सूरज के किरणों का। तो ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे सूरदास की काव्य भाषा है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए अवधी भाषा है, ऑप्शन नंबर 2 ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर 3 खड़ी हिंदी, ऑप्शन नंबर 4 पूर्वी हिंदी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 26, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है? पहला नंबर उद्धव को,
ऑप्शन नंबर 2 कृष्ण को, ऑप्शन नंबर 3 कवियों को, ऑप्शन नंबर 4 बलराम को। तो ऑप्शन नंबर 2 कृष्ण को। किसको बोला है? कृष्ण को। उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है? तो पहला देखिए ऑप्शन नंबर आकाश को, ऑप्शन नंबर 2 बादल को, ऑप्शन नंबर 3 आंधी को, ऑप्शन नंबर 4 सागर को। तो इसका हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर 2 बादल को। अब क्वेश्चन नंबर 28 विकल विकल उन्नमन थे, उन्नमन पंक्ति किस कविता की है? ऑप्शन नंबर 1 उत्साह, ऑप्शन नंबर 2 पद, ऑप्शन नंबर 3 फसल, ऑप्शन नंबर 4 अट नहीं रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्साह। अब फिर से गद्यांश है दोस्त। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर चयन कीजिए। पहला ये गद्यांश को पढ़ते हैं। हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवकात रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे डिस्कस करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो इस गद्यांश के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए स्वयं प्रकाश, ऑप्शन नंबर 2 राम ऋष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर 3 यशपाल, ऑप्शन नंबर 4 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वयं प्रकाश। 30 नंबर क्वेश्चन, हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? तो हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था ऊपर में ही, हलदार साहब को पान वाला द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया गया अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं लगा? जो पान वाला के द्वारा जो देशभक्त इसका मजाक उड़ाया गया वो अच्छा नहीं लगा। तो इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा देखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पान वाला द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। अब क्वेश्चन नंबर 31 बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? देखिए यहाँ पे, तो वहाँ पे पढ़ेंगे गद्यांश में जा करके। अब यहाँ से पढ़ेंगे, मुड़कर देखा तो वह अद्भुत रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए, हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस के जैसे चंगे थे। अभी भी गली से निकला था और वह एक बंद के सहारे अपना बांस टिका हुआ था। यह कौन व्यक्ति था जी? या था हल्ला साहब, यह पान वाला व्यक्ति था। यहीं पर शुरू से यहीं पर इसे बता रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का कैप्टन। नहीं जी, यहाँ पे कैप्टन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ लिखा हुआ था पूरा। तो इस बेचारों की दुकान भी नहीं थी, फेरी लगाता था। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे कि कैप्टन क्यों कहते हैं इसे कैप्टन क्यों कहते थे? इसका वास्तविक नाम है, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 कैप्टन क्या काम करता था? तो कैप्टन
क्या काम करता था? कैप्टन वहाँ पे पढ़े थे, तो कैप्टन क्या काम करता था? चश्मा बेचता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अब आइए 33 नंबर, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? तो ऑप्शन नंबर 1 कहानी, दूसरा रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर 3 निबंध, ऑप्शन नंबर 4 एकांकी। सो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रेखा चित्र। अब 34 नंबर, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? पहला ए नाटे, दूसरा लंबे, तीसरा ठिगने, चौथा मंझोले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंझोले। बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? पहला कबीर को, दूसरा तुलसी को, तीसरा सूरदास को, चौथा रैदास को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कबीर को। क्वेश्चन नंबर 36, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? पहला जिस दिन उनका बेटा का जन्म लिया, ऑप्शन नंबर 2 जिस दिन उनके बेटा का ब्याह हुआ, ऑप्शन नंबर 3 जिस दिन उनका बेटा गृहस्थ बना, और ऑप्शन नंबर 4 जिस दिन उनका बेटा मरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 जिस दिन उसका बेटा मरा। अब देखिए फिर गद्यांश दे दिया, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 37 से 40 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। फिर से आइए पढ़ते हैं गद्यांश। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते थे और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोतकर हमें उबटकर ही छोड़ती थी। फिर वह हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब बोल रहा है ना, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए शिवपूजन सहाय, ऑप्शन नंबर 2 कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर 3 शिव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 शिवपूजन सहाय। हमारे 38 पढ़ते हैं। कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? ये तो हम लोग तो जानते हैं, तीसी को तेल को कहवे नहीं करते, करौंज को तेल को कहवे नहीं कहते, नारियल को भी नहीं, तो किसको कहते हैं? सरसों को तेल को कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए फिर यहाँ से, फिर हमारी माँ नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। ठीक है, तो यहीं पर देखिए हमारी माँ नाभि और लीलार में काजल कहाँ लगाती थी? नाभि और लीलार में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाभि और लीलार में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40, लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे? तो देखिए यहाँ पे दोस्तों नीचे नीचे ही लिखा हुआ था गद्यांश के, हम खास्ते कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। किसकी गोद में? बाबूजी की गोद में। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे। तो थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर 20 से ऊपर क्वेश्चन भिड़ेगा। ठीक है दोस्त।